अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज टीचर कूल, जहाँ पे हम कर रहे हैं आप व्यूअर्स के रिक्वेस्ट के ऊपर क्लासिकल मैकेनिक्स जो मास्टर्स के अंदर आती है उसी का सिलेबस हम पूरा कर रहे हैं। उसी के लेक्चर्स हम नए बार बार लेकर आ रहे हैं। हम ऑलरेडी कर चुके हैं लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन, लैग्रेंजियन इक्वेशंस, हैमिल्टन्स फॉर्मूलेशन, हैमिल्टन्स इक्वेशंस। उसके बाद हमने एक पार्ट बीच में लिया जिसके अंदर हमने कोलिजन्स एंड इंट्रैक्शंस करी। उसके बाद हमने उनका क्रॉस सेक्शन निकाला एंड नाउ वी आर अगेन बैक एट हैमिल्टोनियन। नाउ सबसे बड़ी बात, जब हम हैमिल्टन इक्वेशंस या लैग्रेंजियन इक्वेशंस करते हैं वहां पर एक चीज आती है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन है जैसा कि उसके नाम से पता लग रहा है, लेकिन लैग्रेंजियन से हम हैमिल्टन फॉर्मूलेशन के अंदर क्यों जाते हैं, क्यों ट्रांसफॉर्म होते हैं, ऐसा वो क्या एडवांटेज देता है या ऐसी वो क्या डिफिकल्टी को कम करता है जिसके लिए हम वहां पे जाते हैं। एंड व्हेन वी से अ ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल, इसका मतलब हम उसका हैमिल्टोनियन से इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, एक ऐसा जनरलाइज्ड हम उसका रिजल्ट निकाल के दे रहे हैं जहां पर अगर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है तो सेम लॉज फॉलो होंगे, सेम आंसर्स आएंगे, सेम इक्वेशंस बनेंगी एंड वी डू नॉट हैव टू डिराइव इट अगेन एंड अगेन। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक सिंपल एग्जांपल पहले समझते हैं कैनोनिकल है क्या, हैमिल्टन क्यों चाहिए। उसके बाद विल अंडरस्टैंड कि वहाँ पे जब हमें समझ आ गया कि हमें क्यों चाहिए तो हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, कैसे पहुंचने के लिए कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने के बाद हम उसे कैसे पता करेंगे कि क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है, क्या वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है एंड उसका हमारे लिए क्या फायदा होगा एंड पेपर में क्वेश्चंस आएंगे तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो एक कंप्लीट पैकेज होने वाली है जिसके अंदर हम आपको A to Z सब कुछ बताने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, बीच में स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, एक बारी में कंसेप्ट को क्लियर करके छोड़ना है। बार बार आएंगे, बार बार देखेंगे, रुक रुक के देखेंगे तो कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। बेहतर है एक ही बारी में पूरा लेक्चर, पूरा टॉपिक एक बारी में आप समझिए एंड उसे आराम से क्लियर करके एक साइड में रखिए और अपने बाकी टॉपिक्स के ऊपर आप फोकस करें, राइट। सो जो नए आए हैं चैनल के ऊपर, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज टीचर कूल। एंड जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाना है, राइट। हम चलते हैं सीधा अपने टॉपिक के ऊपर विच इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक बार को छोड़ देते हैं। हमने हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन किया था जिसके अंदर लैग्रेंजियन से हमने हैमिल्टोनियन निकाला था, राइट। हमने ये चीज़ अच्छे से बताई थी कि जो लैग्रेंजियन है उसके अंदर Q एंड Q डॉट की टर्म्स में हमें जो इक्वेशन है दी जाती है एंड समेशन PI QI डॉट को यूज करके हम हैमिल्टन फॉर्मूलेशन बनाते थे इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड जनरलाइज्ड वेलोसिटीज। यहाँ पे हमारे पास हैमिल्टन इक्वेशन, ये दो इक्वेशंस आती थी जिसके थ्रू हम इन्हें कन्वर्ट करते थे या इनका आंसर निकालते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते थे। यहाँ से निकालते थे, यहाँ से निकालते थे, दोनों को हम इक्वेट करते थे सेम पैरामीटर निकाल के टू गेट आवर इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेकिन ये जितनी भी एक्सरसाइज हमने की वो तो इसके थ्रू भी हो सकती थी। हमारे पास लैग्रेंजियन भी डायरेक्ट निकलता है क्योंकि ये निकालने के लिए पहले हमें ऑब्वियसली यही निकालना पड़ता है, तो लैग्रेंजियन तो हमारे पास ऑलरेडी होता है। लैग्रेंजियन इक्वेशन हमें एग्जैक्टली पता होती है तो यहाँ से भी तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये सारी एक्सरसाइज करने का हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ। जो काम हम यहाँ से कर सकते हैं वो हम इससे क्यों करें, एक स्टेप आगे ही तो है। सो वी से कि जो भी हैमिल्टन्स थ्योरी थी वो हमारी डिफिकल्टीज को कम नहीं करता है। जो भी हमारी हैमिल्टन थ्योरी है वो लैग्रेंजियन के थ्रू हम जो एक्सरसाइज करते हुए आ रहे थे उसकी डिफिकल्टी को कम बिल्कुल नहीं करता है। तो फिर हम क्यों जाते हैं, हम इसलिए जाते हैं क्योंकि जो हैमिल्टन है वो हमारे मैकेनिक्स के अंदर एक डीपर इनसाइट देता है। बहुत सी चीज़ें आगे जाके ऐसे आती है जिसके अंदर हम डायरेक्टली लैग्रेंजियन से हर चीज़ को कवर नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें हैमिल्टन ही चाहिए होता है। हैमिल्टन जब आता है तो बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिंप्लोमैटिक अपने आप हो जाती हैं बजाय कि इन टर्म्स ऑफ लैग्रेंजियन। तो वी से कि हैमिल्टन जो है वो थोड़ा सा एक डीपर इनसाइट दे पाता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह लो, पोजीशन एंड मोमेंटम मतलब वेलोसिटी। तो जो हैमिल्टन है वो डायरेक्टली किसके अंदर देता है,
यहाँ से जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स दोनों को, वेयरएज यहाँ पर सिर्फ एक ही था पैरामीटर डिस्क्राइब करने का। तो ऑब्वियसली जब आई हैव मोर वेरिएबल्स टू डिस्क्राइब द सिमिलर नेचर ऑफ प्रॉब्लम, तो मेरे लिए वो इजी रहेगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। ऑल्सो इन लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय क्यूज एंड क्यू डॉट्स, हमें पता है, दैट इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड वेक्टर स्पेस। अब देखो, जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि द पोजीशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल इन ऑर्डिनरी यूक्लिडियन स्पेस, जो हमारा 3 डायमेंशन का यूक्लिडियन स्पेस होता है, यहाँ पे लिखते हैं 3 डायमेंशन, उसके अंदर हमारे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं, एक्स वाई जेड 3 आते हैं, राइट। तो वी से कि जो भी मेरा कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, मतलब जिसके अंदर भी मैं मेरी मोशन को, स्टेट को या सिस्टम को डिफाइन कर रही हूँ, उस स्पेस को हमने नाम दिया एक कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, एंड उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इट इज रियल नंबर्स। याद है कि कोई भी नंबर बिलोंग टू रियल नंबर्स, तो यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 कोऑर्डिनेट्स फॉर ईच पॉइंट, तो ये हो गया आर क्यूब। लेकिन अगर ये सिंगल पार्टिकल था, n पार्टिकल्स होते हैं, तो इतने मेरे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आते हैं, राइट। लेकिन इससे इजी क्या पड़ता है, ये चीज, क्योंकि हमारे पास सिर्फ q है और q डॉट है। रियल नंबर रेज़ टू पावर 3n की जगह पे आई एम सेइंग सिर्फ q एंड q डॉट्स आ जाएगा, राइट। यहां पर हमने जिसे कॉन्फ़िगरेशन स्पेस बोला, उसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेम बोलेंगे, लेकिन एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। लेकिन जब हम हैमिल्टोनियन अप्रोच यूज करते हैं, तो हम द स्टेट ऑफ अ पार्टिकल इन फेज स्पेस इज डिस्क्राइब्ड बाय जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंटा, दैट इज q एंड p, दोनों को लेके हम करते हैं। और ये जो फेज स्पेस, वहां पे कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है, यहाँ पे आएगा फेज स्पेस। A phase space is a space in which all the possible states of a system, मतलब किसी भी सिस्टम की every possible state are represented with each possible state corresponding to each unique point। मतलब फेज स्पेस के अंदर हर एक सिंगल पॉइंट, हर एक यूनिक पॉइंट मेरे सिस्टम का एक कॉन्फ़िगरेशन बता देगा, एक पोजीशन, एक सिस्टम के सारे पैरामीटर्स वो बता देगा, एवरी पॉसिबल स्टेट, मतलब हर पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू ईच स्टेट। और वो जब सारे स्पेस को ले लेंगे, तो मेरे पास एवरी पॉसिबल स्टेट उस सिस्टम की आ जाएगी। देयर एग्जिस्ट डिफरेंट मोमेंटा फॉर पार्टिकल्स विद सिंगल पोजीशन, एक पोजीशन के ऊपर बहुत सारे मोमेंटा भी हो सकते हैं, एंड एक मोमेंटा के लिए बहुत सारी पोजीशंस भी हो सकती हैं। पॉसिबल है, एक पोजीशन है, एक पोजीशन से एक पार्टिकल इधर से जा रहा है, एक पार्टिकल इधर से जा रहा है, एक ऐसे क्रॉस कर रहा है, क्रॉस सारे उसी पॉइंट को करें, लेकिन डिफरेंट स्पीड से करें, तो उसका मोमेंटा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन एक ही पार्टिकल एक ही मोमेंटा पे ट्रैवल करते हुए तो बहुत सारे पोजीशंस को क्रॉस करेगा, तो इसीलिए एक मोमेंटा पे भी बहुत सारी वेलोसिटीज हो सकती हैं, बहुत सारी पोजीशंस हो सकती हैं। इस चीज़ को समझने के लिए, ये जो पूरा हम बता रहे हैं, इसको समझने के लिए बेसिकली अब मैं बताती हूँ कि हैमिल्टन हमें डीपर इंसाइट कैसे देता है। हम एक सिंपल एग्जांपल उठा लेते हैं, जिसके अंदर मैं बोलती हूँ जो मेरा हैमिल्टन है, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन, बट जो PI है, मोमेंटा है, वो कांस्टेंट रहेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट ऑफ मोशन एंड कांस्टेंट, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं, राइट। एंड जो मेरे पोजीशन है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर साइक्लिक, सारे के सारे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स साइक्लिक हैं। तो साइक्लिक है, कांस्टेंट है, सारी चीज़ों को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो मैंने बोला मोमेंटम इज कांस्टेंट अल्फा मान लिया, QI डॉट का रिलेशन यही होता है, हैमिल्टन इक्वेशन हमने बता भी दी है दोबारा, PI की जगह पे अल्फा ही आ जाएगा। अब हैमिल्टन क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है, इसका मतलब वो भी किसी कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक और मेरे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। यहाँ पर अल्फा, ओमेगा एंड बीटा सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके टर्म्स में मेरा आया Q डॉट को अगर मैं इंटीग्रेट करती हूँ तो आई गेट QI, इधर से विद टाइम वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेट होके ओमेगा IT, और मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी, पोजीशन की इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन जब हम रियल प्रॉब्लम्स के अंदर जाते हैं
हमारे पोजीशन कोऑर्डिनेट साइक्लिक नहीं होते, तो हमारे पोजीशन साइक्लिक नहीं होते, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसके अंदर जो मोमेंटा है वो कांस्टेंट नहीं होता, हैमिल्टन ज़रूरी नहीं है इक्वेशन कांस्टेंट ऑफ मोशन हो, तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, मोर देन वन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं हर मोशन को, एक सिंगल मोशन को डिफाइन करने के लिए। तो हमारे पास क्या आने लग जाती है, डिफ़िकल्टीज आने लग जाती हैं। और उन डिफ़िकल्टीज को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास कोई एक सिस्टम है जिसके अंदर मुझे इस पॉइंट को, विच इज पॉइंट P, इसे मुझे डिनोट करना है, दिस इज माय पॉइंट P। तो इसको डिनोट करने के मेरे पास कौन से तरीके हैं। फर्स्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग दिस पॉइंट इज इन टर्म्स ऑफ x, y एंड सेकेंड इज r, थीटा, राइट, कि भाई r cos थीटा, r sin थीटा से, जिसमें मेरे x और y निकल के आ जाएंगे। दो तरीके हैं। अब देखो दोनों तरीके इक्वली वैलिड है। आई से कि दो तरीके आएंगे जिसमें x और y, r और थीटा के टर्म्स में मैं इस पॉइंट को जो है डिस्क्राइब कर रही हूँ, लेकिन दोनों चॉइसेस इक्वली वैलिड है, बट फायदा किस में होने वाला है या मैं कौन सा चूज करूंगी। जैसे मैंने बोला बहुत सारे होते हैं, इस केस के अंदर ना तो x साइक्लिक है ना y साइक्लिक है, लेकिन अगर मैं इसका जो भी रिप्रेजेंटेशन है या डिस्क्रिप्शन है अगर उसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में देती हूँ या पोलर कोऑर्डिनेट्स में देती हूँ, तो मेरे पास फायदा क्या होगा कि r को छोड़ो, दो कोऑर्डिनेट्स में से एटलीस्ट एक कोऑर्डिनेट मेरे पास ऐसा आएगा जो साइक्लिक नेचर का है। साइक्लिक नेचर का होगा तो मेरे पास थोड़ी सी क्या हो जाएगी, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। तो हम बोलेंगे कि मैं इन दोनों केसेस के अंदर से आई विल पिक द पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला चॉइस। ठीक है, अब देखो इससे एक रिजल्ट तो निकल के आ गया कि भाई जो भी मेरा चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स होगी वो डिफाइन करेगा कि मेरे पास कितने साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर यही 3 डायमेंशन में होता तो पोलर नहीं करते, नॉर्मल यूक्लिडियन वाला नहीं करते, हम उठाते स्फेरिकल r थीटा फाई, जिसके अंदर थीटा और फाई मेरे पास क्या हो जाते, 2 हो जाते। तो ऐसे नंबर ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स दस डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है कि द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सजेस्टेड बाय द प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम में अगर आप बोलो कि देयर इज अ पॉइंट इन अ 2 डायमेंशनल स्पेस, तो सीधा सीधा जो प्रॉब्लम है वो मुझे क्या दे रही है, x और y। ठीक है, आई विल से जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सजेस्टेड बाय द प्रॉब्लम मे नॉट बी साइक्लिक, x और y साइक्लिक नहीं थे, बट हेंस वी फर्स्ट नीड टू फाइंड स्पेसिफिक प्रोसीजर टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन सेट ऑफ वेरिएबल्स टू अनदर मोर सुटेबल वन। मतलब मैंने इसमें से पहले तो एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट ढूंढ लिया भाई कि मुझे ये वाला चाहिए, फिर मेरे पास इनका ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो चीज़ है वो भी मुझे निकालनी पड़ेगी सो दैट मैं इसे ट्रांसफॉर्म करके इसकी फॉर्म में लिख पाऊँ। ठीक है, ये चीज़ डिसाइड होने के बाद मैं बोलती हूँ लेट अस कंसिडर ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस एज QI इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, PI इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल। देखो मुझे चाहिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटम, जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए थे r और थीटा किसकी टर्म्स में, x और y की टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ से अगर मेरी r की वैल्यू निकालो तो क्या होगी, √x² + y²। तो ये आ गया मेरा r इज इक्वल टू r इन टर्म्स ऑफ x, y। वेयर एज थीटा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y/x। तो यहां से थीटा क्या आ गया, थीटा इन टर्म्स ऑफ x, y। तो सेम चीज मैंने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या किया, कैपिटल Q कैपिटल P रख लिया ताकि एक तो मैं कंफ्यूज ना हूं कि भाई नया क्या आ गया। दूसरी चीज ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स के अंदर ही मैंने उनका फंक्शन को जो है डिफाइन कर लिया इन अ वे कि जब मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन करूंगी तो मेरी जो जनरल डायनामिकल थ्योरी है कि मुझे कौन से लॉज उसके ऊपर लगाने हैं वो मेरे क्या रहने चाहिए, इनवेरिएंट रहने चाहिए। ठीक है, जैसे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने करी थी, तो हम बोलते हैं कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन मेरे जो थ्योरीज, मेरे जो लॉज रहते हैं वो क्या रहते हैं, इनवेरिएंट, वो सेम लॉ एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद मैंने एक नया फंक्शन जो है डिफाइन कर दिया। पुराने कोऑर्डिनेट्स QI PI के टर्म्स में मेरे पास क्या था, हैमिल्टोनियन QI PI एंड T। लेकिन अब मेरे पास नए कोऑर्डिनेट्स आएंगे, कैपिटल Q कैपिटल P और T आएगा, तो उसके लिए मैंने एक नया फंक्शन जो है मान लिया,
विट इज के, जो मेरा क्या काम करेगा, हैमिल्टोनियन वाला काम करेगा। हैमिल्टोनियन वाला काम करेगा तो हैमिल्टन इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करेगा। हैमिल्टन इक्वेशन ये वाली थी, पी आई डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच बाय डेल क्यू थी। यहाँ पे एच की जगह पे क्या आ जाएगा, सिर्फ के। तो मेरे पास दोनों क्या आ गई, हैमिल्टन इक्वेशन की जगह पे के की टर्म्स में मेरे पास मेरी न्यू ट्रांसफॉर्म्ड हैमिल्टन इक्वेशंस आ गई, जिसके अंदर कैपिटल Q और कैपिटल P क्या है, कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। एंड जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ से स्मॉल q से कैपिटल Q तक जो जा रहे हैं, ये मेरी क्या होंगी, ये होंगी मेरी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, जो मुझे क्या करेगी, एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स तक लेकर जाएगी, जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मोर सुटेबल होगा, मोर कन्वीनियंट होगा। Hence I say कि K in terms of capital Q, capital P plays the role of Hamiltonian and must satisfy the Hamilton's equations. Also it should satisfy the Hamilton's principle, जो हमने remember D-Alembert principle वगैरह किया था कि हमारा variation of Lagrangian from initial to final point should come out to be zero। कौन सा था, डेल्टा T1 T2 L dt should come out to be zero। अगर मेरे पास हैमिल्टन की इक्वेशन हमने निकाली थी तो उल्टा करते हैं तो क्या आता है, लैग्रेंजियन इज समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच हो जाता है। तो इस एल की जगह पे ये चीज लिखेंगे, लेकिन हैमिल्टन की जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन, के। तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी कैपिटल पी कैपिटल क्यू आई डॉट माइनस के डी टी शुड इक्वल टू जीरो। ये इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। ओरिजिनली क्या थी, ये वाली इक्वेशन थी। अब देखो हमने ट्रांसफॉर्मेशन करी, हमारी जनरल थ्योरी जो डायनेमिकल थ्योरी थी वो भी इनवेरिएंट है, हैमिल्टन प्रिंसिपल भी फॉलो हो रहा है, हैमिल्टन इक्वेशंस भी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इवेंचुअली जो भी हम निकाल रहे हैं वो सेम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम हो, क्योंकि एग्जैक्टली सेम अगर लिख देंगे तो हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन करते टाइम मेरे पास कोई पैरामीटर ऐसा आ जाए जिसके कारण मेरा कोई एक एक्स्ट्रा टर्म आने लग जाए या कुछ एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंस या अलग से कोई फोर्स डेवलप हो जाए, तो हम बोलेंगे कि इक्वेशन 1 and 2 मे नॉट बी इक्वल, लेकिन इन्हें इक्वलेंट, हमें इन्हें इक्वलेंट बनाना है, इक्वल नहीं बनाना है। टू मेक देम इक्वलेंट हमें एक स्टेट फंक्शन चाहिएगा कैपिटल F सच दैट जो ये वाली फंक्शन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। पहली चीज तो वो स्टेट फंक्शन होगा, मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल के ऊपर ही उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी अगर इंटीग्रेट भी करते हैं तो। दूसरी चीज वो ये वाले रोल, मतलब L की जगह पे L इज df बाय dt, सेम चीज है ना यहाँ पे, ये इक्वल टू जीरो मतलब सेम प्रिंसिपल को फॉलो करे। और ये फॉलो कब करेगा, जब वेरिएशन एट द एंड पॉइंट्स या तो सेम हो या जीरो हो, क्योंकि यहाँ पे अगर वो सेम होंगे तो भी एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होके जीरो आ जाएंगे या फिर वो अपने आप इंडिविजुअली ही जीरो आ जाए। ऐसे केसेस के अंदर मेरा एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया जो सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करेगा, एंड अगर मैं उसको इंटीग्रेट करती हूँ तो उसकी वैल्यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगी, एंड उनका जो वेरिएशन एट एंड पॉइंट्स, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन एट द एंड पॉइंट्स इज जीरो। क्लियर है। इक्वेशंस को जब हम इक्विवेलेंट बना रहे हैं तो ऐसा जो भी फंक्शन बनेगा उसे नाम दिया जाएगा जनरेटिंग फंक्शन। मतलब हमने बोला था ये जो दो इक्वेशंस है यहाँ से यहाँ तक हमें इन्हें इक्वल ना बना के इक्वलेंट बनाना है इस तरीके से कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करें तो कोई भी एडिशनल टर्म या एडिशनल फोर्स या एडिशनल डिस्टर्बेंस मेरे पास ना आए। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो उस सब का ध्यान कौन रखेगा, जनरेटिंग फंक्शन, तभी नाम दिया गया है जनरेटिंग, राइट। तो ये है मेरा जनरेटिंग फंक्शन। अब देखो मेरे पास चार पॉसिबिलिटीज हैं, स्मॉल q स्मॉल p से कैपिटल Q कैपिटल P, जरूरी नहीं मुझे दोनों चेंज करने हो, या मुझे हो सकता है सिर्फ स्मॉल p की जगह पे कैपिटल Q करना हो या स्मॉल p की जगह पे कैपिटल P। इस तरीके से मेरे पास चार पॉसिबिलिटीज होती हैं जनरेटिंग फंक्शन के, ठीक है। मतलब मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेट्स को साइक्लिक तक लेकर जाना है, तो जरूरी नहीं कि मैं सारे के सारे चेंज करूं, जरूर मेरे पास सिंपली होना चाहिए कि बस मुझे साइक्लिक मिल जाए। तो मेरे पास चार पॉसिबिलिटीज क्या आ गई, सिर्फ
पहले तो इनमें कैपिटल्स घुसा दो स्मॉल क्यू के साथ, सेकंड है स्मॉल पी के साथ कैपिटल घुसा दो। 4 पॉसिबिलिटीज आ गई। तो 4 पॉसिबिलिटी के हिसाब से मैंने उन्हें नाम दे दिया जनरेटिंग फंक्शंस को F1, F2, F3 और F4। ठीक है, समझ आ रहा है। हमने एक नए कोऑर्डिनेट्स लिए, नए कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हैमिल्टन के इक्विवेलेंट एक फंक्शन बना दिया के, उसको सारी चीज़ें हमने सॉल्व कराई कि ये चीज़ सारी, इसको लॉज, हैमिल्टन प्रिंसिपल, हैमिल्टन लॉज सब उससे क्या करने पड़ेंगे, सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। सेटिस्फाई करेंगे तो वो इक्विवेलेंट होना चाहिए। इक्विवेलेंट कैसे होगा, एक जनरेटिंग फंक्शन के थ्रू। जनरेटिंग फंक्शन अब हो सकते हैं 4 तरीके के, बहुत ईजी है, एक बारी समझने वाली चीज़ है। मैं सबसे पहले लेती हूँ केस 1। ठीक है, इस इक्वेशन में मैंने ले लिया सिर्फ कि मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, मुझे जाना है स्मॉल p से स्मॉल q एंड कैपिटल Q तक। सिर्फ मुझे ये वाला और एक कोऑर्डिनेट जो है चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया df1/dt। अब देखो यहाँ पर t तो दोनों के अंदर ही है, मतलब मेरा जो f1 है वो डिपेंडेंसी 3 पैरामीटर्स के ऊपर है। तो डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो del f1/del q इंटू क्यू डॉट, del q/del t इज q डॉट, यहाँ पे कैपिटल Q और ये चीज़ आ गई। ये पूरी की पूरी टर्म को उठा के इसकी जगह पे रख देते हैं, वापस मैंने पुट करा तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, जो बहुत छोटी क्लासेस के अंदर करते थे x y z की वैल्यू निकालने के लिए। इस LHS में, इस पूरे इक्वेशन में QI डॉट, हमें Q और कैपिटल Q चाहिए। ठीक है, तो स्मॉल q डॉट का कोफिशिएंट इज PI, मैंने लिख दिया PI। इस तरफ देखो स्मॉल QI डॉट, ये रहा, इसका कोफिशिएंट क्या है, del f1/del q, ये लिख दिया, इक्वेट कर दिया। सिमिलरली कैपिटल QI डॉट इस तरफ तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहां से उठाया PI को एज इट इज रख दिया, यहां से del f1/del q। अब देखो ये दोनों चीजें पॉजिटिव है लेकिन इक्वल टू साइन के दोनों इधर है, तो एक को उधर जाना पड़ेगा, इसलिए यहां पे आ गया माइनस साइन, इक्वेट कर दिया। अब इन कोफिशिएंट्स के अलावा कौन सी टर्म बची, एक तो ये बचा है, एक ये बचा है और एक ये बचा है, इसको एज इट इज हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। क्लियर है, ये आ गया मेरा जनरेटिंग फंक्शन 1 एंड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी के टर्म्स में जो मैं बता रही हूं कि PI इंटू del QI माइनस कैपिटल PI इंटू del QI, अगर मैं इन दोनों वेरिएशंस को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, इधर से del f दोनों से आएगा, दोनों को मैं ऐड करती हूं तो आई गेट माई चेंज इन जनरेटिंग फंक्शन 1। केस 2 आता है जनरेटिंग फंक्शन जिसके अंदर मुझे जाना है स्मॉल q स्मॉल p t से, मुझे जाना है स्मॉल q कैपिटल P एंड t तक। ठीक है, स्मॉल p से कैपिटल P, इसको मैं ऐसे करती हूँ, इससे पता लगेगा। ठीक है, एक चीज देखो, यहां से मेरे पास कैपिटल PI का रिलेशन ऑलरेडी आया हुआ है, तो यहां से मैं F1 से मुझे PI QI में ही तो चेंज करना है, वहां पे पहले कैपिटल Q था, अब मुझे कैपिटल P पे जाना है, तो F2 आ जाएगा। ठीक है, F2 आ जाएगा, तो ये वाली जो इक्वेशन थी 4 नंबर का है, ये वाली, इसके अंदर यहां तक हम पता ही है कि कहां से आए हैं, F1 की जगह पे ये पुट कर देते हैं, F1 प्लस PI QI इज इक्वल्स टू F2 है, इंप्लाइज F1 क्या हो जाएगा, F2 माइनस PI QI, यहाँ पे समेशन। सिंपल मैथमेटिक्स, ये इक्वेशन एज इट इज, ये इक्वेशन एज इट इज, यहां से आ गया d/dt। ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो uv का फॉर्मूला लगेगा और del f2/dt हो जाएगा। तो पहले PI इंटू QI डॉट प्लस PI डॉट इंटू QI हो जाएगा। यहां से देखो ये भी सेम टर्म है, ये भी सेम टर्म है, ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। LHS एज इट इज रहेगा, RHS के अंदर ये बचा प्लस ये बचा। अब मुझे कोफिशिएंट्स किसके चाहिए होंगे, जो मेरे को कोऑर्डिनेट चाहिए Q और कैपिटल P के। ठीक है, df2 के पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, स्मॉल q कोऑर्डिनेट है तो उसके विद रिस्पेक्ट, कैपिटल P है तो उसके विद रिस्पेक्ट, और F2 इसकी जगह पे ये पूरा एज इट इज आ जाएगा प्लस साइन में। कंपेयर कर देते हैं स्मॉल QI को कोफिशिएंट है del f2/del QI और इधर से PI,
ये आ गया। सेकेंड इज कैपिटल पी आई डॉट का डेल F2 बाय डेल पी आई, और यहां से इसी तरफ है ये भी, तो इस तरफ को जाके पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहां नेगेटिव था, तो यहां से क्यू आई। अगेन मेरे पास बिल्कुल इसी तरीके के दो रिलेशन आए, बचा क्या, हैमिल्टोनियन के एंड डेल F2, उनका रिलेशन एज इट इज आया। तो मेरे पास जनरेटिंग फंक्शन आ गया कौन सा, F2। यहां से मेरे पास dF2 निकालना हो तो क्या होगा, समेशन पी आई इंटू डेल क्यू आई, समेशन कैपिटल क्यू आई इंटू डेल पी आई। एक मेरे पास आ गया ये वाला। क्लियर है, ये बिल्कुल सिमिलर चल रहा है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, F1 सबसे पहले निकाल लिया और F1 से ही F2, F3, F4, F सारी जगह पे जाएंगे, सेम हम रिलेशंस निकालते जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से चलना है, एक समझ आ गया, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, काम खत्म हो जाएगा, इतना ही करना है। क्लियर है। Similarly, we'll move on to the F3 function and F4 function following the same rules, same steps। ठीक है, हमें हमारे पास आई नो द रिलेशन पी आई इज इक्वल्स टू डेल F1 बाई डेल क्यू आई, ऑलरेडी मेरे पास है। अब मुझे यहां से देखो, F1 वॉज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू, दिस इज स्मॉल पी एंड कैपिटल क्यू। मुझे कौन से चेंज करने हैं, स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू, तो मैं यही रिलेशन यूज करने वाली हूँ। पुटिंग द सेम रिलेशन इनटू द इक्वेशन, यहां से ये प्लस है तो यहां पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस होके आई गेट द थर्ड फंक्शन। इसको वापस से पुट करते हैं डेल F1 की जगह पे, आगे वाली इक्वेशन जो है एज इट इज आएगी, एंड यहां पर आ जाएगा F3 प्लस समीशन पी आई क्यू आई डॉट। टाइम डेरिवेटिव को खोल देते हैं तो dF3 बाई डी टी प्लस पी आई क्यू आई डॉट प्लस पी आई डॉट क्यू आई डॉट। ठीक है, यहां पर डॉट है। आगे क्या करते हैं, यहां से देखो समेशन पी आई क्यू आई डॉट प्लस है, इधर भी प्लस है, तो ये इक्वेशन, ये पार्ट डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, पूरी इक्वेशन एज इट इज बचेगी। मुझे चाहिए कोफिशिएंट स्मॉल पी एंड कैपिटल क्यू के, तो यहां से dF3 को इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने एक्सपैंड किया है। एक्सपैंड करने के बाद हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। पी आई डॉट कहाँ पे है, यहाँ पर इसी के आगे है, ऑल्सो पी आई डॉट यहाँ पे है, दोनों इक्वेशन की इसी तरफ है, तो क्यू आई विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस थिंग आएगा। सिमिलरली क्यू आई डॉट यहाँ पे है, ये भी इक्वेशन के इसी तरफ है यहाँ पर, तो आई गेट पी आई इज इक्वल्स टू माइनस डेल F3 बाय डेल क्यू आई डॉट। यहाँ से डेल F3 क्या हो जाएगा, माइनस साइन उधर जाएगा, माइनस डेल क्यू आई इंटू डेल पी आई माइनस पी आई इंटू डेल क्यू आई, राइट। बचे हुए जो कोफिशिएंट के टर्म्स है वो एज इट इज आएंगे। डन। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में मेरे को जाना है P एंड कैपिटल P। यहां से देखो एक चीज यहां से फोर्थ में निकल के आ रही है, F1 वॉज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल q टू कैपिटल Q, एंड अब मुझे जाना है F4 विच इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल p एंड कैपिटल P। तो मुझे Q से P पे भी जाना है, तो मेरा समेशन क्यू आई पी आई भी होगा, एंड ये वाला रिलेशन भी आएगा क्योंकि ये भी चेंज होना है, तो आई गेट समेशन पी आई क्यू आई भी आएगा। नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, डिपेंड करेगा हमारा रिलेशन क्या है। रिलेशन है यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ये वाला नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, दोनों के दोनों F1 में ऐड होंगे। आई विल गेट माई F4 का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल p एंड कैपिटल P एंड टाइम। नाउ वापस से डाल देते हैं इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकेंड पार्ट एज इट इज। डेरिवेटिव को इस पार्ट के ऊपर मैंने डायरेक्टली खोल दिया है, सिंस इट इज द फोर्थ टाइम वी आर रिपीटिंग इट, आप कर सकते हैं। यहां से जब खोलेंगे समेशन पी आई क्यू आई डॉट पॉजिटिव, पॉजिटिव कैंसल होगा, ये टर्म सस्टेन करेगी। इस केस के अंदर पी आई क्यू आई डॉट नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, सेकेंड टर्म सस्टेन करेगी। मेरी इक्वेशन आएगी कुछ इस तरीके से, प्लस टाइम डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा गया है, उसके बाद p
कैपिटल एंड स्मॉल दोनों के मुझे क्या चाहिए, कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, आई गेट दीज टू रिलेशंस। जब तक आपके मेरे से पहले आ जाने चाहिए, इफ यू आर सॉल्विंग इट साइमल्टेनियसली, आई विल गेट माई DF4 function in terms of both small QIPI and capital QIPI and the rest of the relation. With this, I am done with 4 generating functions, जिसके अंदर first function was a function of small q capital Q, then small q capital P, small p capital Q, small p capital P. इनके अंदर DF1 भी निकाला, DF2, DF3, DF4। अब इसका तरीका क्या है कि जब मुझे वापस ये जाना पड़ेगा, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, विच यू विल कम टू नो इवेंचुअली जब हम क्वेश्चंस के ऊपर इन्हें अप्लाई करेंगे एंड उनकी एप्लीकेशंस देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर DF1, DF2, DF3, DF4 आई हैव ऑलरेडी गॉट एंड मैंने इन्हें एक तरफ करके लिख लिया है। पेपर में अगर आपको चेक करना है या याद करने का कोई तरीका अगर आप देखोगे, जहां पर भी देखो PI आगे आया है और DQI है वो टर्म पॉजिटिव है, QI आगे आया है, DPI है तो नेगेटिव है। फर्स्ट ऐसे लिख लो F1, F2, F3, F4, उसके बाद पहली दो टर्म F1, F2 की पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, यही PI DQI, इसमें सेम सेम, इसमें इसको रिवर्स किया तो नेगेटिव साइन, फिर इसको रिवर्स किया नेगेटिव साइन, इसको किया ये नेगेटिव, फिर इसको रिवर्स करा एज इट इज। कुछ भी तुक्का आप बना सकते हैं प्लस माइनस का, लेकिन है सिर्फ 4 चीज़ें, स्मॉल QIPI एंड कैपिटल QIPI, जिसको हमें रीअरेंज करना है। एंड मेरे पास 4 जनरेटिंग फंक्शंस आ चुके हैं। इसके बाद अब चलते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स के ऊपर जिसमें हमसे पूछा जाएगा कि आपके पास ये रिलेशन गिवन है एंड यू हैव टू प्रूव कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैनोनिकल है या नहीं है। ये कैसे देखेंगे, ये ऐसे देखेंगे। नाउ वी नो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन से दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जाना कैसे है। उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बुलाने वाले हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बुलाने वाले हैं। इतना पता लगने के बाद अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या हम जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वो कैनोनिकल है भी या नहीं है। तो सेम चीज़ सेम कंटिन्यूटी में अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि जिसके अंदर हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से जो यहाँ गई वो कैनोनिकल है या नहीं है। सो दिस इज द सेम क्वेश्चन विच सेज प्रूव दैट स्मॉल q स्मॉल p से कैपिटल QP पे जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जा रही है वो कैनोनिकल है या नहीं है। और इसका पता कैसे लगेगा कि जो भी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की जो कंडीशन जो DF हमने निकाला था, जो कंडीशंस 4 हमने रखी थी, वो अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में है एंड वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल अगर वो है, तभी हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो क्या कहलाएगी, कैनोनिकल। कैनोनिकल है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो कैनोनिकल, दोनों एक साथ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारी कंडीशन हमने रखी है उसे प्रूफ कर देते हैं कि वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसलिए मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो क्या हो जाएगी, कैनोनिकल। ठीक है, हमारे पास देखो स्मॉल PI QI, यहाँ से कैपिटल PI QI, Q का Q और स्मॉल का भी हमें करना है। तो सबसे पहले ले लेते हैं एक जनरेटिंग फंक्शन जिसके अंदर Q और कैपिटल Q है। DF क्या लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में, विद रिस्पेक्ट टू QI तो DQI, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल QI DQI। ठीक है, ये जो रिलेशन है ये हमने निकाला था किसके बराबर है, PI के बराबर है, स्मॉल PI। एंड ये जो है ये किसके बराबर है, माइनस PI के। इनकी जगह पे डाल देते हैं, मेरे पास एक इक्वेशन आ गई ये वाली। ठीक है, ये मुझे पता है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, क्योंकि ये हमने खुद ही बताया था जब हमने डेरिवेशन करी थी। सिमिलरली फोर्थ फंक्शन के लिए जो अब हमने जनरेटिंग फंक्शन बनाया था, तो सिमिलरली उसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स बनाए थे और ये वाले जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं इनकी ये वैल्यूज आई थी। अब ये स्पीड से देखो ऑब्वियसली होगा क्योंकि अभी अभी हम ये साथ साथ ही करके आए हैं, अभी कुछ मिनट पहले ही हमने ये चीज़ करी है। तो आई होप आपको रिमेंबर होगी, वरना यू कैन जस्ट टर्न योर पेजेस एंड आप देख सकते हैं। तो ये जो मेरे पास वैल्यूज आई मैंने इसके अंदर पुट करी, मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई। ये वही सेम इक्वेशंस है जब हमने लास्ट में लिखा है F1, F2, F3, F4 का, ये भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों का कंबाइन जो होगा वो प्रूफ करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। उसका क्या तरीका होगा, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ये आएगा। ठीक है, इसके अंदर से अब आप क्या कर सकते हैं, देखो ग्रुपिंग बनाओ,
पी आई डी क्यू आई, क्यू आई डी पी आई, दोनों स्मॉल है, तो इसका मतलब इन दोनों की ग्रुपिंग अगर मैं करूं तो यू वी का फॉर्मूला डेरिवेटिव पे लगा हुआ है, माइनस साइन कॉमन लेके अगर मैं देखूं तो इन दोनों के ऊपर भी सेम चीज हो रखी है, ये आ रखा है, डेरिवेटिव को बाहर लेके लिख लिया। अब ये भी डेरिवेटिव, ये भी डेरिवेटिव, इन दोनों में से भी डेरिवेटिव बाहर लिख सकते हैं, तो क्या आएगा, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। और इधर से d बाहर लिया तो f1 माइनस f4, तो ये जो इक्वेशन मेरी आई, इट इज ऑल्सो क्या है, दोनों का एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, क्योंकि d से d अगर डायरेक्ट इंटीग्रेट करते तो कैंसल आउट हो जाएगा। एंड दिस गिव्स मी माय कंडीशन फॉर दिस गिवन ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल, ये रिलेशन अगर वो सेटिस्फाई करता है तो। सो दिस वे पेपर में आपको करके दिखाना है। अब देखते हैं एक एग्जांपल कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे रिगार्डिंग कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो मेरे पास शो दैट द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल, मुझे प्रूफ करना है, जिसके अंदर कैपिटल P इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू एंड पी दिया हुआ है, कैपिटल क्यू भी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल पी क्यू दे रखा है, एंड मुझे बताना है कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मुझे पता है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए ये एक रिलेशन मेरे पास ऑलरेडी था, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में आ जाता है तो इसका मतलब मेरी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, कैनोनिकल होगी। कैनोनिकल होगी तो निकाल लेते हैं सीधा पी डी क्यू, इसमें से कोई भी एक चीज़, क्योंकि हमें यही दे रखा है, उल्टा तो हमें दे ही नहीं रखा, तो कैपिटल P और कैपिटल Q की जगह पे पुट कर देते हैं, कैपिटल P एज इट इज आ जाएगा, कैपिटल Q का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, इट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। डेरिवेटिव ऑफ Q बाय P क्या होता है, इट इज P डी क्यू माइनस क्यू डी पी डिवाइडेड बाय जो भी मेरा डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर, तो वो एज इट इज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं किया, सिर्फ रीअरेंजमेंट करा है, इसको एज इट इज लिखा, ये वाला पी स्क्वायर यहाँ आ गया, इसका मैंने एलसीएम लिया तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा, और नीचे जो पी स्क्वायर है वो ऊपर चला जाएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, प्लस साइन से प्लस साइन कैंसिल, बचेगा क्या, ये। अब देखो पी डी क्यू माइनस पी डी क्यू, तो हाफ पी डी क्यू बचेगा, माइनस और माइनस हाफ, प्लस का क्यू डी पी आ जाएगा, एंड इसके अंदर ये क्या है, डेरिवेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव कॉमन लेंगे तो इधर से आएगा, तो इसका मतलब ये वाला मेरा क्या है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो इसका मतलब अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो इसका मतलब जो भी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दी गई है वो कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। पेपर के अंदर आपको सिर्फ इतना सा करना है और कुछ भी नहीं करना है। दिस इज वेरी इजी, लेकिन समझ आएगा तो बहुत इजी। Question says capital Q in terms of small q and small p is this and capital P in terms of small q and p is this। हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैनोनिकल है। तो सबसे पहले Q को उठा लेते हैं, ठीक है। Q is given as this, Q डॉट निकाल लेते हैं। Q डॉट निकाला, Q डॉट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव, तो टाइम डेरिवेटिव log x का 1/x, तो ये तो डायरेक्ट इसका इन्वर्स हो गया साइन p बाई क्यू का, एंड टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाली चीज, क्योंकि वो क्या है, वेरिएबल है, इसका u बाई वी का फॉर्मूला q इंटू साइन p का डेरिवेटिव p डॉट इंटू साइन p एज इट इज q डॉट ओवर q स्क्वायर। इसको क्या करा हमने, थोड़ा बहुत सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से आ गया cot p, ठीक है। ये जो साइन है यहाँ से देखो, एक q गया, यहाँ से स्क्वायर हट गया, सिर्फ एक q बचेगा। जब इससे इसको नीचे लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म में q से q कैंसिल हो जाएगा, cos p बाय साइन p आएगा cot p, एंड यहाँ से साइन p से साइन p कैंसिल, q डॉट बाय q, ये आ गया। p डॉट का मुझे रिलेशन पता है क्या होता है, p डॉट इज माइनस ऑफ डेल h बाय डेल q एंड q डॉट इज डेल h बाय डेल p। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो कैपिटल P और कैपिटल P से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा एक क्या हो गया, और ये क्यों करना है, क्योंकि क्यू डॉट है तो यहाँ पे कैपिटल P आएगा। ये इधर भी यही करा और इधर भी मैंने यही कर दिया, डेल h बाई डेल P को अलग करके रख दिया, डेल P बाई स्मॉल p, कैपिटल P का विद रिस्पेक्ट टू P डेरिवेटिव क्या होगा, Q एज इट इज रहेगा cot P का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर P, एंड यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू
कहाँ गया, कैपिटल P विद रिस्पेक्ट टू Q, यहाँ से सीधा कॉट P कॉट स्क्वायर P रीअरेंज करा, एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x इज 1, तो मेरे पास एक इक्वेशन है ये विच प्रूव्स कि दिस इज कैनोनिकल, हाफ वे हो गया। सिमिलरली कैपिटल P निकाल लेते, कैपिटल P का टाइम डेरिवेटिव जैसे इधर किया था, Q डॉट इंटू कॉट P UV का फॉर्मूला लगेगा इंटू Q एज इट इज कोसेकेंट स्क्वायर P इंटू P डॉट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से Q डॉट की वैल्यू डेल H बाई डेल P डेल H बाई डेल Q, ये भी क्लियर है। यहाँ से अब देखो P डॉट है तो यहाँ पे डेल H बाई डेल कैपिटल Q आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, दोनों जगह पे कर दिया, डेल कैपिटल Q विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल p, यहाँ से क्या होगा 1 बाई क्यू एज इट इज, और ये हो जाएगा cos p, तो cos p डिवाइडेड बाय q एज इट इज आ गया, राइट। ऑल्सो यहाँ पे लॉग था तो लॉग में इसका डायरेक्ट इनवर्स हो जाएगा, तो q से q कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ से देखो q को सीकेंट स्क्वायर एज इट इज आएगा, कैपिटल Q विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q, इसके विद रिस्पेक्ट पहले तो इसका इनवर्स लॉग है, तो ऑल्सो 1 बाई क्यू का क्या होता है माइनस 1 बाई क्यू स्क्वायर, तो एक क्यू से एक गया, एक से एक गया, यहाँ से साइन पी से साइन पी गया, बचा सिर्फ ये माइनस साइन के साथ, दोबारा से एक स्टैंडर्ड मेरे पास रिजल्ट निकल के आया माइनस में, तो दिस शोज माय ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल। बस इतना सही काम है। सिंप्लेक्टिक हो चाहे जो हमने फर्स्ट अप्रोच करी थी, दोनों ही बहुत इजी हैं। जब आप उससे एग्जांपल्स के ऊपर करके देखते हैं तो ही आपको समझ में आता है। एंड इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम करके देख लेते हैं एक बार, विच इज हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिससे सबको डर लगता है। एक बार जब आप वो कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कुछ भी मुश्किल बिल्कुल नहीं है एंड सब कुछ बहुत आसान है एंड ईजी है। ईजी है, आसान है, एक ही बात है। सो द पॉइंट इज, इसके बाद एक बार हार्मोनिक ऑसिलेटर और करते हैं। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को ख़त्म करें, एक ही वीडियो को, तो चलते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऊपर। इसी तरीके से एक तरीका और होता है, सिमिलर तरीका, क्या प्रूफ करने का कि जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैनोनिकल है या नहीं है। तो अभी तक हम एक तरीका कर चुके हैं, उसके बेसिस के ऊपर हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखा। अब देखते हैं दूसरा तरीका, बट फॉर मी द फर्स्ट तरीका इज द ईजियर वन। कहने के लिए ये सिंप्लेक्टिक अप्रोच है या सेकेंड अप्रोच है, बट दैट इज़ क्वाइट सिंपल। आप वही ट्राई करें तो बेहतर है, लेकिन पेपर में ये भी आ सकता है कि आपको इस तरीके से करना है, तो आप इससे भी आपको आना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी। करना क्या है, हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन यही हम लेके चल रहे हैं कैपिटल्स में कन्वर्ट करने की, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट इन्वॉल्व टाइम, कहीं पे भी हम टाइम को नहीं ले रहे हैं, तो विल से कि हैमिल्टोनियन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, एज इट इज रहेगा। तो k शुड कम आउट टू बी इक्वल टू हैमिल्टोनियन इटसेल्फ, तो जहां पर k है वहीं पे h आ जाएगा। तो q डॉट का रिलेशन डेल q बाई डेल पी आई था, सिंस ये दोनों बराबर है तो सीधा डेल h बाई डेल कैपिटल P आ जाएगा। यहाँ से हमें पता है हैमिल्टन किसका फंक्शन है, q और p का, तो डेल h बाई डेल p, डेल h बाई डेल p अगर निकालेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव में डेल h बाई डेल क्यू जे, क्योंकि q का फंक्शन है, और डेल q बाई डेल पी आई। सिमिलरली डेल h बाई डेल पी जे डी पी जे ओवर डी पी आई, ठीक है। j वहाँ पे आएगा जहाँ पार्शियल डेरिवेटिव है, i वहाँ पर आएगा जहाँ पर हम डेरिवेट करें। मेरे पास एक इक्वेशन आ गई ये। ऑल्सो मेरे पास क्यू जे, q जो है क्यू आई इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल q एंड स्मॉल p, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। सबसे पहले q के टर्म्स में पार्शियल डेरिवेटिव कैपिटल Q बाय स्मॉल q इंटू q डॉट, फिर p के विद रिस्पेक्ट एंड p डॉट। q डॉट का रिलेशन हैमिल्टोनियन में मुझे पता है, q डॉट इज डेल h बाय डेल पी जे, यहाँ से p डॉट इज डेल h बाय डेल q, माइनस साइन आ गया मेरे पास। ये इक्वेशन q डॉट इज डी एच बाय डी पी आई, हमें पता है इन दोनों को कंपेयर करके कि आई नो दिस रिलेशन, तो मुझे इन्हें इक्वल टू पुट अगर मैं करती हूँ तो मैं इनके क्या करूँगी, फिर से क्या करूँगी, कोफिशिएंट्स को कंपेयर। कोफिशिएंट्स को कंपेयर कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो डेल h बाय डेल क्यू जे, डेल h बाय डेल क्यू जे कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये वाला कोफिशिएंट शुड बी इक्वल टू दिस कोफिशिएंट, पहली कंडीशन आ गई। सिमिलरली डेल h बाय डेल पी जे, डेल h बाय डेल पी जे, यहाँ से
दूसरी कंडीशन मेरे पास आ गई। सो आई नो कि मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है इज कैनोनिकल इफ एंड ओनली इफ ये दोनों प्रूव हो रहे हैं जो हम कर चुके हैं। ऑल्सो इसी तरीके से पी आई डॉट निकाल लेते हैं। पी आई डॉट क्या होता है? माइनस ऑफ डेल एच बाई डेल क्यू आई। ठीक है, तो मैंने पी आई डॉट निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट विद रिस्पेक्ट टू पी जे डॉट, क्यू डॉट और पी डॉट की मैंने वैल्यू पुट कर दी। यहां से डेल एच बाई डेल क्यू आई निकाल लिया तो विद रिस्पेक्ट टू क्यू, और ये वाला आ गया विद रिस्पेक्ट टू पी एंड कैपिटल क्यू के विद रिस्पेक्ट पी जे आ गया। अब मुझे पता है कि दिस थिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस थिंग, तो यहां से ये चीज माइनस माइनस हो जाएगी। दोबारा से क्या करेंगे? डेल एच बाई डेल क्यू जे, डेल एच बाई डेल क्यू जे, ये भी नेगेटिव, दोनों का पॉजिटिव कोफिशिएंट्स, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, डेल एच बाई डेल पी जे का कोफिशिएंट हम करते हैं तो मेरे पास दूसरी कंडीशन आ गई। सो आई विल से कि जो मेरी गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है इट इज कैनोनिकल इफ एंड ओनली इफ मेरे पास ये जो कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये इक्वल आते हैं तभी। क्लियर है? सो लास्ट नॉट द लीस्ट हम आते हैं हमारे हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऊपर। हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन जो है पेपर में जरूर आता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर किसी का फेवरेट होता है, चाहे आप पेपर दो, इंटरव्यू दो, कहीं पर भी जाओ। तो चलते हैं हमारे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का आपको सॉल्यूशन निकालना है इन वन डायमेंशन, जिसका हैमिल्टोनियन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन एंड द जनरेटिंग फंक्शन f1 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। दिस इज व्हाट माय जनरेटिंग फंक्शन वेयर m एंड ओमेगा आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो जनरेटिंग फंक्शन हमें दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखो तो स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू जो हम अभी तक f1 करते आ रहे थे वही है। यहां से स्मॉल p क्या होता है? डेल f1 बाई डेल क्यू, हमारे जनरेटिंग फंक्शन के रिलेशंस आ रहे हैं यहाँ पे। डेल f1 बाई डेल क्यू, इसका विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव लेंगे तो क्यू स्क्वायर की जगह क्यू आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, मेरे पास स्मॉल p की वैल्यू आ गई। क्लियर है? फिर कैपिटल p, दूसरा रिलेशन क्या था? कैपिटल p वॉज माइनस डेल f1 बाई डेल क्यू था, तो f1 का कैपिटल q के विद रिस्पेक्ट भी एक डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये आगे वाला पार्ट एज इट इज आएगा, कॉट क्यू का डेरिवेटिव है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर क्यू। ठीक है, माइनस से माइनस साइन जाएगा, मेरे पास बचेगा ये। इससे एक काम करते हैं, स्मॉल क्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल पी निकाल लेते हैं। तो मेरे पास स्मॉल क्यू की वैल्यू यहां से क्या करेंगे? कोसिकेंट स्क्वायर इधर जाएगा, उल्टा करेंगे तो साइन स्क्वायर क्यू आ गया। साथ में जो ये वाला 2 था ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया। एम ओमेगा जो है नीचे आ जाएगा इसके, एंड सिंस यहाँ पे क्यू स्क्वायर है तो मेरे पास स्मॉल क्यू की जो है वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे पास स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई, स्मॉल पी की वैल्यू आ गई। एक चीज देखो, ये तो ठीक है लेकिन इसके अंदर स्मॉल पी में स्मॉल क्यू है, इसका मतलब आप एक्स और वाई को एक दूसरे की टर्म्स में तो नहीं लिख सकते। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू उठाते हैं और वापस से कहाँ डाल देते हैं? यहाँ पे डालते हैं। तो पी की जगह पे जब मैं वैल्यू डालूंगी तो एम ओमेगा यहाँ पे था, यहाँ पे एम ओमेगा मल्टीप्लायर था, ये एज इट इज ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ये स्क्वायर रूट से बाहर था तो ऊपर आ जाएगा। प्लस कॉट क्यू को मैंने क्या लिख दिया? एज इट इज खोल के लिख दिया, कॉस क्यू बाय साइन क्यू। यहाँ से साइन क्यू से साइन क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये थीटा नहीं है क्यू है, एंड मेरे पास पी की वैल्यू आ जाएगी दोबारा किस में? कैपिटल पी में। यहाँ पर देयर इज अ करेक्शन, दिस इज कैपिटल P, हर जगह पे इट इज अ कैपिटल P, जो हमने कैपिटल P की टर्म्स में मेरे Q की वैल्यू निकाली थी। अब क्या करते हैं, ये जो P की वैल्यू है एंड Q की वैल्यू है इसको डालते हैं इसके अंदर, क्योंकि हैमिल्टोनियन ही हमें निकालना है। इसके अंदर डालते हैं तो P स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे, उधर से Q स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे। Q स्क्वायर P स्क्वायर में m से m कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, m से m, 2 से 2, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा, बचेगा क्या? इधर भी p ओमेगा, उधर भी p ओमेगा, p ओमेगा कॉस स्क्वायर क्यू प्लस p ओमेगा साइन स्क्वायर क्यू। p ओमेगा मैंने क्या लिया? कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये क्या बनी? एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी विच इज इक्वल्स टू 1, तो मेरे पास बचा सिर्फ ये। यहां से कैपिटल P निकाल लेते हैं। हैमिल्टोनियन हमें पता है, ओमेगा दे रखा है कांस्टेंट है, कैपिटल P वेरिएबल था तो मैंने निकाला यहाँ से।
कैपिटल P वापस से वैल्यू डाल देते हैं इक्वेशन के अंदर। ऑल्सो ये देखो कैपिटल Q डॉट का रिलेशन क्या होता है, डेल H बाय डेल P। P का रिलेशन आ रखा है H इज इक्वल्स टू P ओमेगा, तो यहां से डेल H बाय डेल P क्या होगा, ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, ओमेगा के साथ T आएगा प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हम इनिशियल कंडीशन से निकाल लेते हैं। अब देखो कैपिटल Q की वैल्यू आ गई। कैपिटल Q की वैल्यू आते ही मैं क्या करती हूँ, स्मॉल q, ये जो था मेरे पास P की वैल्यू है H बाय ओमेगा, ऑल्सो Q की वैल्यू आ गई तो 2P बाय एम ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। Q की जगह पे डाल दिया, P की जगह पे H बाय ओमेगा स्क्वायर हो गया। यहां से मुझे ये बात पता है कि हैमिल्टोनियन के अंदर कहीं पर भी टाइम का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, इसका मतलब इट इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन, और कांस्टेंट ऑफ मोशन है तो इसका मतलब H भी एक कांस्टेंट है विच इज माय टोटल एनर्जी। तो H की जगह पे क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, E आ जाएगा। ऑल्सो Q अगर ये है तो P क्या होगा, P में भी वैल्यू डाल देते हैं H की। P कहाँ पे था भाई, ये रहा E, P की जगह पे क्या आ जाएगा, H बाय ओमेगा, H से ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, और H की जगह पे आ जाएगा 2me cos ओमेगा t प्लस अल्फा। ठीक है, तो यहां से मेरी आ गई Q की वैल्यू एंड यहां से आ गई मेरी P की वैल्यू, एंड दिस Q एंड P टुगेदर फॉर्म द सॉल्यूशन ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन, जो हमें चाहिए था, जो हमसे पूछा गया था। ऑल्सो अगर आप प्लॉट करते हैं तो लीविंग अलोन द कांस्टेंट 2me अंडर द रूट, या यहाँ पे अंडर द रूट 2e बाय एम ओमेगा स्क्वायर, मेरा जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आएगा वो किसकी फॉर्म में आएगा, एक साइन वेव की फॉर्म में आएगा। वेयर एज यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड कौन डिफाइन करेगा, Q का, ये वाली चीज, प्लस ये मेरा cos ओमेगा t है, तो मेरा जो जनरलाइज मोमेंटा है वो किसकी फॉर्म में आएगा, एक कोसाइन वेव की फॉर्म में आएगा, जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा, 2me अंडर द रूट। और ऑल्सो यहां से कैपिटल P क्या निकल के आया था, H बाय ओमेगा, इसका मतलब कैपिटल P इज E बाय ओमेगा। तो E बाय ओमेगा क्या है, एक कांस्टेंट है, क्योंकि एनर्जी भी कांस्टेंट है और ओमेगा भी कांस्टेंट, तो कैपिटल P इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ कांस्टेंट। वेयर एज कैपिटल Q क्या निकला था, ओमेगा t प्लस अल्फा, इट इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन टाइम। ये Q है, दिस इज टाइम, ये टाइम के इंडिपेंडेंट था, राइट। सो आई गेट माई सोल्यूशन फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर यूजिंग द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। हमने अब इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने बताया कि हमें ट्रांसफॉर्मेशंस क्यों चाहिए होती हैं, लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन में क्या फ़र्क था। उसके बाद हमने आपको बताया कि हमें ट्रांसफॉर्मेशंस क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, क्या बनाने के लिए चाहिए कि हर एक में से जितने मैक्सिमम साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स बना पाए। उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशंस निकाल के दिखाई एंड उन्हें बताया कि ये होती हैं हमारी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने के टाइम पे हमने कुछ फंक्शंस जनरेट करे सो दैट कि जब हम एक ट्रांसफॉर्मेशन करें तो मेरा जो जनरल डायनामिकल थ्योरीज हैं वो इनवेरिएंट रहेंगी। तो इनवेरिएंट के बाद जब हम उन्हें सॉल्व करेंगे तो मेरी जो न्यू हैमिल्टोनियन बनेगा विच इज इन टर्म्स ऑफ के, वो क्या रहना चाहिए, इक्वलेंट रहना चाहिए। तो उसके अंदर एक हमने टर्म ऐड करी विच वॉज df बाई dt। f कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा आपको कौन से कोऑर्डिनेट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हमें f1 चाहिए था, अगर जनरेटिंग फंक्शन किसी और के टर्म्स में होता तो हम रिस्पेक्टिव जो है जनरेटिंग फंक्शन को यूज करते। ठीक है, फिर हमने निकाली कंडीशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर बीइंग कैनोनिकल, कि क्या कंडीशंस उसे सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्या इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होनी चाहिए, कैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल हम प्रूव करते हैं, एंड कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन को कैनोनिकल प्रूफ करते हैं। उसके बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन उठाया जिसको हमने सॉल्व करके दिखाया। आप ऐसे बहुत से क्वेश्चंस खुद से उठा सकते हैं, सॉल्व करके देख सकते हैं बुक से। देन हमने आपको एक सेकेंड अप्रोच बताई जिसको हम दोबारा से बोलते हैं सिंप्लेक्टिक अप्रोच,
जिसके थ्रू हमने पहले मेथड को एक्सप्लेन करा, फिर हमने एक और क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करके दिखाया, एंड एट द एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है विच इज़ हार्मोनिक ऑसिलेटर, हमने आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर का सॉल्यूशन निकाल के दिखाया विद कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड जनरेटिंग फंक्शंस, उसके ग्राफ बनाए और हमने प्रॉपर उसका निकाल के बताया। सो विद दिस आई फिनिश दिस एंटायर चैप्टर इन वन गो सो दैट आप लोग इसे एक ही बारी में देखें, समझें और क्लियर कर पाएं। बीच में रुकना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से देखना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार सब कुछ छोड़ के 1 घंटे के लिए साइड में बैठिए, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, वीडियो चलाइए, साथ में देखिए, प्रॉब्लम उठाइए, सॉल्व करिए और इस टॉपिक को और इस चैप्टर को बिल्कुल पक्का करके साइड में रख दीजिए कि हमें इसे दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े, हमें ये चैप्टर, हमें ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जितना क्लियर होता जाएगा उतना ईजी होता जाएगा, जहाँ अटक गए वहाँ पर ही ये पहाड़ बन जाता है। सो बाकी हम हैं ही आपके लिए, तब तक हम आपके लिए जब तक नया टॉपिक लेकर आएँ, एक नया लेक्चर लेकर आएँ, एक नई सीरीज़ लेकर आएँ, तब तक के लिए डू रिवाइज, डू स्टडी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ टीचर कूल, एंड वीडियो को लास्ट तक देखना है, समझ आए, अच्छी लगे तो लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाना है। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी लेकर आने वाले हैं जिसके ऊपर आप डायरेक्ट हमारे से आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो डाउट्स होंगे वो आप क्लियर कर पाएंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।